सो इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने छोटे मोटे क्वेश्चन टॉर्क को लेकर और उसके बाद लैडर प्रॉब्लम वगैरह को लेकर हमने सॉल्व करे थे। इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन खत्म कर दिया था और जो आपके सामने एमओआई चल रहा है ये हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो एक्चुअल में होता यही है बच्चों के साथ खिलवाड़, ये सारी डेरिवेशन करा दो, सब कुछ करा दो, सारे फॉर्मूले बता दो, पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है ये मत बताओ, है ना। मतलब सारी चीज़ हमारे को बता दो, लेकिन कोई भी डेरिवेशन है जो हमारे पास आएगी वो किस तरीके से आई है, क्या आई है, ये चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो जो हमारे पास आज का टॉपिक रहने वाला है बेटा, हमारे पास वो क्या रहने वाला है, मैं पूरा नाम लिख देता हूँ इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बस एक ही बार लिखूंगा, वैसे तो मैं इतना बड़ा बोर कभी दिखा नहीं होगा मेरा यूज़ करा हुआ। ठीक है बेटा, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है इस चीज़ को समझते हैं। यार देखो मोमेंट मतलब तो समझ ही रहे हो, जो हमने टॉर्क में पढ़ लिया था, है ना। इनर्शिया मतलब भी तुम लोगों को पता होना चाहिए। इनर्शिया क्या होती है? जो बॉडी एक ही अपोज करती है चेंज का, सेम मोशन अपोज करती है चेंज का, राइट। अब वर्ड से खेलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि कोई एक ऐसी चीज को चेंज करना चाह रहा है जिसकी वजह से कोई मोमेंट बन रहा है, और जब भी मोमेंट आता है तो हमारे पास कौन सी फोर्स प्ले करती है पता है? रोटेशनल फोर्स। और रोटेशनल फोर्स अगर प्ले कर रही है तो उसमें एक्सेलरेशन होता है F = ma, और उसमें जो एक्सेलरेशन आता है वो कौन सा आता है? एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसे आप लोग अल्फा बोलते हैं। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी क्वांटिटी है जो रेजिस्ट करती है बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन। अ क्वांटिटी दैट रेजिस्ट्स एंगुलर मोमेंट एक्सेलरेशन। ज्यादा मोमेंट नहीं बना रहे हो बेटा तुम, मोमेंटम बोलने जा रहा था फिर मैं। ठीक है। सो कहने का मतलब है कि एक ऐसी क्वांटिटी जो आपकी एंगुलर एक्सेलरेट, मतलब किसी बॉडी जो एंगुलर एक्सेलरेट होना चाह रही है उसको रोके, कोशिश करती है, रेजिस्ट करती है उसको रोकने, क्योंकि आपको पता है इनर्शिया कोई किसी भी बॉडी को चेंज होने से मना करती है, चेंज होने से मना करती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों से कहा जाता है कि एक बॉडी अगर हमारे पास सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो मान के चलेंगे हम लोग किसी एक एक्सिस पे घूम रही है, किसी एक एक्सिस पर घूम रही है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक एक्सिस आ गई, ठीक है। अब इससे कुछ दूरी पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है m मास का, मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है m मास का, और जब मेरे को इसे गोल गोल घुमाना है तो मैं कहूंगा कि मुझे इसमें एक्सेलरेशन देनी पड़ेगी, तभी घूमेगा। तो आपके पास जब ये m मास का ऑब्जेक्ट a एक्सेलरेशन के साथ घूमेगा तो आपके सामने एक फोर्स आएगा और उस फोर्स का नाम हो जाएगा m × a। ये तो क्लियर है, F = m, थर्ड क्लास की प्रॉब्लम है। तो अब आप एक काम कीजिए, दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा RF = mRA। अब आपसे अगर यहाँ पर पूछा जाएगा कि A को हम लोग इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं, तो आप कह सकते हैं कि RF = mRA की जगह r टाइम्स ऑफ अल्फा, A = r अल्फा मैंने बताया रखा है आप लोगों को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा r अल्फा, तो आपके पास आ जाएगा RF = mr² × अल्फा। और ये जो mr² है बेटा, यही आपका किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। जब मैंने आपको एनालॉजी कराई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि जो काम लीनियर वाली चीज में मास किया करता था वही काम रोटेशन वाली चीज में पूरा हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। यानी कि एनालॉगस रिलेशन देखेंगे तो m = mr²। यहाँ पर r × f ये किसके इक्वल होता है बेटा? हमारे पास टॉर्क के। तो हमारा जो टॉर्क है अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? I × अल्फा। और यहाँ पर मेरा I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस तरीके से हमारे पास आप लोगों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंट्रोडक्शन किया जाता है। अब आप लोगों से पूछा जाता है कि इसकी कंडीशन क्या क्या है, कैसी कैसी जगह पर अप्लाई करती हैं। तो बेटा एक एक्सिस होनी चाहिए
और जो आप डिस्टेंस लेंगे वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। हाँ जी, उस एक्सिस से जो डिस्टेंस आप ले रहे हैं वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन आपको देखनी चाहिए कि हाँ भाई ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, अब अगर ये सारी कंडीशन फॉलो हो रही है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इनको आराम आराम समझेंगे। याद कीजिए जब मैं सेंटर ऑफ मास का टॉपिक करा रहा था तब मैंने कुछ चीज़ें स्किप कराई थी और उनमें से मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक रॉड का तो सेंटर ऑफ मास निकालना सिखाया था, बाकी सारी चीज़ें मैंने जो है आपको फॉर्मूले लिखवा दिए थे। लेकिन वही बच्चों की डिमांड पर ज़्यादा करना पड़ा तो बस खामोखा करा रहे हैं, तो नोट कर लेना, समझ लीजिए। सारी डेरिवेशंस मैं करा दूंगा जितनी भी इस टॉपिक से बनती हैं। ठीक है, और आज जो है हम लोग सारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जितनी भी डेरिवेशन जो हो सकती हैं 1D 2D 3D जो भी टाइम अलाउ करेगा हम लोगों को उसे कर लेंगे। ठीक है, सो इन द मीन वाइल टाइम हम लोग समझते हैं शुरुआत कैसे करते हैं और क्या करते हैं, इसको अरेंज कैसे करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। देखो सेंटर ऑफ मास से ही अभी हम लोग खेलेंगे, सेंटर ऑफ मास से भी खेलेंगे कि मैं जो भी पॉइंट निकाल रहा हूँ अभी क्या लेके चल रहा हूँ उसके सेंटर ऑफ मास से लेके चल रहा हूँ। ठीक है, सेंटर ऑफ मास में आपको दिख रहा है एक रॉड है जिसका पूरा लेंथ आपके पास L है। एक रॉड लिया मैंने बेटा जिसका पूरा मास जो है हमारे पास L है। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास में अगर मैंने कर दिया है तो अगर मेरे पास ये पूरी रॉड L लेंथ की है, यहाँ से इसका सेंटर ऑफ मास जा रहा है, इसके इस तरफ वाली डिस्टेंस को मैं नेगेटिव बोल सकता हूँ और इसके इस तरफ वाली डिस्टेंस को मैं पॉजिटिव बोल सकता हूँ। भाई एक ओरिजिन मान लिया, उसके लेफ्ट वाला नेगेटिव उसके राइट वाला पॉजिटिव। लेफ्ट वाला नेगेटिव तो मैं उसे कह रहा हूँ -L/2। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड माइनस की ले रहा हूँ ओरिजिन से लेफ्ट में, इसलिए समझ पा रहे हो। और राइट में हमारे पास क्या है +L/2। कहानी क्लियर है ना। अब मैं कहता हूँ कि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे नहीं बता रहा, मैं एक काम करता हूँ कि एक छोटे से एलिमेंट को काट लेता हूँ, एक छोटे से एलिमेंट को काट लेता हूँ x डिस्टेंस पर। तो आपको दिख रहा होगा मैंने x डिस्टेंस पर dm मास का एक छोटा सा एलिमेंट काट रखा है और अगर मैं उसको सर्कुलर पाथ पे घुमाने की कोशिश करता हूँ तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा ना बेटा मेरे पास। समझ पा रहे हो कहानी को। ठीक है, अगर मैंने कहा कि मैंने x डिस्टेंस पर dm मास को लिया है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू आपको फॉर्मूला बताया मैंने mr²। लेकिन इस छोटे से मास का थोड़ी mr² आ जाएगा, इस छोटे से मास को dm आएगा और r की जगह x आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास अब क्या है जिसमें हम लोग उसे घुमाने वाला है, x डिस्टेंस की दूरी पर है। अब वो डिस्टेंस हमारे पास कितनी दूरी पर है, x डिस्टेंस की दूरी पर है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस छोटे से पार्टिकल का di इज इक्वल्स टू dm इंटू x² आपके सामने दिख रहा है, सबको दिख रहा है। बट कहानी वही कि dm के साथ अब इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास बेसिकली एक पॉइंट से लेकर पूरे पॉइंट तक का आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बच्चे इंटीग्रेशन में गलती कर देते हैं। देखिए इस पॉइंट से इधर है -L/2, इस पॉइंट से इधर में +L/2। तो आपकी जो पूरी रॉड कवर होगी वो कहाँ से कहाँ तक कवर होगी, -L/2 से लेकर +L/2। तो जब इंटीग्रेट करोगे तभी रॉड कवर होगी। एक तरीका। दूसरा तरीका ऐसा भी कर सकते हो आप, 0 से, इसको ओरिजिन माना है ना आपने, आप 0 से L/2 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल जो आंसर आएगा उसमें × 2 कर दो, बात बराबर हुई ना भाई। इतने का निकाल दिया, बाकी बचा हुआ तो यूनिफॉर्म है ना, सेंटर ऑफ मास में मैंने डाला है तो आधा आधा सेम हो जाएगा। तुम्हारी मर्जी है, जैसे भी करना हो कर लेना। आपने अलग तो अलग कर किया है। नहीं अलग नहीं करा, वो मैंने भी जहाँ देखा था वहाँ पे उन सर ने ऐसे ही कराया था तो हमने भी आपको यही बता रहे हैं। जहाँ 3-4 साल पहले मैंने देखा तो मेरे को भी यही याद है। अब कोई सा भी कर सकते हो। अरे सेम बात आएगी मुन्ना, आप यहाँ देखो ना बेटा कि जब यहाँ पर ये वैल्यू है आधे की आप निकाल के × 2 करो तो पूरा का आ जाएगा ना, कहीं तो सेम है। आप घर पर ट्राई कर लेना, ना निकल मेरे को दिखा देना, मैं बता दूंगा। गॉट इट। वेल नेक्स्ट थिंग, तो -L/2 से लेकर +L/2 तक हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन कहानी वही जो मैंने आपको बताया था सेंटर ऑफ मास वाले में भी, क्या कि भैया dm और x इंटीग्रेट नहीं हो सकते, m और x थोड़ी इंटीग्रेट होंगे, x का x के साथ होगा इंटीग्रेशन कुछ होगा तो इस dm को चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि किसी भी बॉडी का मास पर यूनिट लेंथ कभी भी चेंज नहीं होगा अगर बॉडी यूनिफॉर्म है। बताई थी ना कि अगर आप एक बॉडी को याद करो अपनी वाली प्रॉब्लम चेन वाली, जब मैंने आपको m/l का कॉन्सेप्ट कराया था, जब चेन को खींचते हैं हमने,
तो यहाँ से अगर इतना मास लेते हो तो इसका m/l का जो रेशियो आएगा वो हमेशा बराबर आएगा इसके m/l के। इतना भी नहीं लोगे ना, अगर इतना भी लोगे ना तो भी m/l का रेशियो हमेशा सेम रहता है। तो चाहे आप इतना सा लो, इतना बड़ा लो, m/l का रेशियो सेम रहेगा। मास अलग हो गया, उसके साथ लेंथ तो बढ़ रहा है। बस रॉड की है और यूनिफॉर्म बॉडी के लिए, किसी भी यूनिफॉर्म बॉडी के लिए उसके m/l का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, सेम है। वेल अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आप m/l ले सकते हैं, ठीक है। और मास में तो पूरे का हो गया। अब इस x डिस्टेंस पर आके कहेंगे dm/dx, छोटे से उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, dm/dx आ जाएगा ना, समझ पा रहे हो। या m/x कह लो, जो भी हमारे पास लेंथ आएगी उसको चेंज कर देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x = l कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ इस x डिस्टेंस पे dm है तो लैम्डा = dm/dx आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा की जगह मैंने क्या डाल दिया, देखो dm की जगह lambda.dx डाल सकता हूँ। di = dm/x², राइट। di = dm/x² -l/2 से प्लस इंटीग्रेशन है। dm की वैल्यू डाल दी मैंने, क्या देखो यहाँ से समझ में आ रहा है ना, dm = इसको मल्टीप्लाई कर दो lambda.dx, क्लियर है। lambda.dx.x² इसका आ गया। लैम्डा कौन सा है तो लैम्डा बाहर ले लिया है मैंने, x² और dx का इंटीग्रेशन s³/3, ठीक है। यहां से हमारे पास 3 बाहर आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू m/l लिख दिया। अब x की जगह पर एक बार लिखूंगा मैं l/2 का क्यूब माइनस l/2 का क्यूब, तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो l³ 2l³, 2 का क्यूब 8, दोनों में प्लस आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ml³/24l, एक l से एक l कट जाएगा, तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ml²/12। पूछा जाता है स्कूल में, i = ml²/12। कंपटीशन वाले डायरेक्ट याद रख लें और आगे चलें। नीट वाले, जेई वालों के लिए मैंने ऐसा क्वेश्चन करा रखा है जहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू, जब हमने एक्स के क्वेश्चन सॉल्व करे थे, लैम्डा की वैल्यू चेंज कराई थी, इसमें 3l/24 करके वाला जो आंसर आ रहा था लंबा सा, जहाँ वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट लगाया था हमने, रो वाला, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों के पास ये कहानी आ जाती है। अब आपसे पूछता है कि ये तो ठीक है, आपकी कहानी है सेंटर ऑफ मास एक एंड से जा रहा है, ठीक है। कहता है सेंटर मतलब आपके पास जो एक्सिस दे रखी है वो एक एंड से दे रखी है, यानी कि फ्रॉम वन एंड, यानी कि आपके कहां से कहां निकालनी है आपको, सेंटर ऑफ मास से निकालकर यहां से निकालनी है, समझ पाए। यानी कि रॉड की कहानी आपको कुछ ऐसी है जो आपसे पूछा गया कि भैया इस एंड से बताइए आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो क्या आप चेंज हो जाएगा, हाँ जी चेंज बिल्कुल होगा। क्यों कि अब की बार जो आपकी कहानी आएगी वो क्या आएगी, इस 0 से लेकर और पूरे लेंथ l तक की कहानी आएगी। पहले सिर्फ हमारे पास -l/2 से लेकर, हाँ मतलब जो भी हमने वैल्यू थी 0 से लेकर l, बस और कुछ चेंज नहीं होगा, लैम्डा सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज हो जाएगी। 0 से लेकर l तक की ले लेंगे ना, तो 0 से लेकर l तक की जब वैल्यू लेंगे x³ मैट्रिक्स में वैल्यू डाल देना, तो लैम्डा की वैल्यू m/l, x³ की जगह l³/3 तो ml²/3। ये किसके लिए होता है, एक एंड से जब हम लोग करते हैं तो हमारे पास ml²/3 आता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास एक रिंग, अगर एंड से ना करे, एंड के बस थोड़ा सा आगे पॉइंट, हाँ वो फिर बेटा आपके साथ पॉइंट के साथ वेरी करता जाएगा और आप उसके हिसाब से अपना आंसर निकाल सकते हैं। आप इधर वाले का प्लस ले लेना, नहीं आएगा हमेशा। हाँ जरूरी नहीं है, ये तो सिर्फ एक कंडीशन है कि इस पॉइंट से ऐसे आएगा और इस पॉइंट से ऐसे आएगा। आप यहाँ से निकाल दो, इसके आगे का मान लो, इसके पीछे का मान लो, जो डिस्टेंस रिमेनिंग है यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटीग्रेट कर दीजिए। ml²/12 आएगा और सबसे कम ml²। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, हाँ बस आप एक्सट्रीम एंड पे अगर आप रख रहे हैं तो इसका ml²/3 आएगा, क्योंकि अब हमारे पास सारा मास तो इधर की तरफ है ना, इसका यहाँ पे आधा मास इधर है, आधा मास इधर है, ठीक है। हाँ जी हाँ क्लियर है, वो सेम है, डीएम तो हर पॉइंट पे बन सकता है। डीएम तो आप यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, डीएम तो कहीं का भी उठा लो, इस केस के लिए तो कहीं का भी उठा लो डीएम, ठीक है। अब जो अगली केस आती है रिंग, रिंग कैसी होती है, दी है किसी को, किसी ने गोल गोल दी होगी ना बेटा, नहीं कितनों को दी है सही से बता दे, एक भी नहीं दिया। अरे रहने तो बेटा है आईफोन दिया है, हाँ ये 5-5 अंगूठी कैसी पहनती है बेटा, ओ न्यूजीलैंड वाले इतनी महंगी अंगूठी की बात नहीं करते, हम तो खाए थे राजा का खजाना, उसमें अंगूठी निकलती थी एक, वो प्लास्टिक वाली रात में चमकती थी। हाँ रात ये ऐसी अंगूठी पहनते थे हम तो, ना हमें कोई देता ना हमने किसी को दिया। लाइट के सामने चलो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रिंग की बात कर रहे हैं, ये दूसरा सुन लो, फिजिक्स वाले रिंग की बात भी सुन लो।
इसमें बहुत आसान है यार, ये बहुत बहुत सिंपल कर देता है कहानी को। कैसे? इसने कहा कि यार मैंने इतना कॉम्प्लेक्स करूंगा नहीं केस। देखो मेरा केस कितना सिंपल है। एक काम करो, रिंग देखो, रिंग ऐसी होती है कि बाहर सारा मास तो बाहर, अंदर तो खोखला होता है रिंग, समझ रहे हो ना? जो तुम्हारा कड़ा जो है पूरा क्या है, जो मास है पूरा का पूरा बाहर ही है, यहाँ पे पूरा मास यहाँ पे यहाँ 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 है, अंदर क्या है, खाली है पूरा, समझ पा रहे? अंदर तो खोखला है, अंदर तो कुछ है नहीं उसका, सारा का सारा मास कहाँ है, कंसंट्रेटेड पूरी जगह पर, वो भी सिर्फ बाउंड्री पर। तो हम क्या करते हैं, एक एलिमेंटल पार्टिकल ले लेते हैं उसकी एक बाउंड्री पर, और उस बाउंड्री को मैं ऐसे एक पॉइंट ले लिया मैंने, ये बेसिकली यहाँ पे होगी, समझ पा रहे हो? और इसी को मैं अगर इंटीग्रेट कर दूं, मतलब डी आई पॉइंट पर, इस पॉइंट पर डी आई निकाल दूं, डी आई इज इक्वल टू डी एम ऑफ आर स्क्वायर विद जितनी डिस्टेंस पर है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, तो डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर हो गया। अब एक डी एम यहाँ का, एक डी एम यहाँ का, एक डी एम आर तो सेम ही रहना है, ये तो चेंज होना नहीं भैया इस बार, जीरो से आर थोड़ी करते हो गए काम इस बार, तो इस बार कोई मतलब ही है ना, एक बार यहाँ रखोगे क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही ना, जो तुम यहाँ से लेके जाओगे, एक ही पॉइंट वहां से, और आर हर जगह का सेम रहेगा, तो ये आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा और डीएम का इंटीग्रेशन एम आ जाएगा, तो भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, है ना? करते करते तुम्हें याद भी हो जाएंगे। तो रिंग का एक ही केस आएगा, रिंग का एक ही केस आ गया, आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। केस तो हम अभी काफी सारे बना देंगे जब हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन करेंगे, न्यूमेरिकल सेशन करेंगे जब इस टॉपिक को कराने के बाद, थ्योरी के बाद, ठीक है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर मतलब आप समझ रहे हो? हॉलो सिलेंडर मतलब वो जो पाइप आते हैं हमारे, जिसमें गटर वाले पाइप आते हैं बड़े बड़े, वो अंदर से क्या रहते हैं, हॉलो रहते हैं, और उनका सारा मास कहाँ रहता है, बाहर रहता है, समझ पा रहे हैं ना? और जो एलपीजी वाला सिलेंडर ये बता रहे हैं पीछे सिलेंडर हो ही रखा है, सुन तो ले मुन्ना, एक मिनट रुक जा, ज्यादा फुर्ती में आ रहा है आज तू। अच्छा इधर देख लो, इधर देखो, ये मेरे पास एक हॉलो सिलेंडर है, ये जो मैंने बनाया है इसको ऐसा समझो, ग्लास, इस हॉलो सिलेंडर को मैं ऐसे करता हूं कि मैं एक पोर्शन यहां से काट देता हूं, खच 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 काट देता हूं। ये मेरे पास एक सिलेंडर आ गया, अंदर क्या है, खाली रिंग बन गया, रिंग बन गया, यानी कि एक रिंग यहां से बन रही है, 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 ऐसे बहुत सारी रिंग बना दूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास, सिलेंडर बन जाएगा। तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो किसकी तरह आएगा हमारे पास, पूरा जो रिंग का है। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ी चेंज आएगा, अबाउट क्यों चेंज नहीं होगा ये भी समझ लेते हैं। अब ये जरूरी है कि चेंज क्यों नहीं होगा बेटा, एक्चुअल में हो क्या रहा था कि यहाँ पर हमारे पास ये एक्सिस थी जिसके अलावा हमने निकाली थी, राइट? एक्सिस तो सिलेंडर की भी वही है ना, बिल्कुल सेंटर, और उससे यहाँ पे डिस्टेंस भी है डीएम डीएम, क्योंकि मास तो सारा अब भी वहीं कंसीडरेटेड है इसका, मास तो यहीं पे, तो जब एक पार्ट थोड़ी घूम रहा है, सिलेंडर का थोड़ी कि ऊपर घूमता नीचे का नहीं घूमता, घूमेगा तो पूरा सिलेंडर ही घूमेगा ना। तो इसलिए हमारे पास अबाउट द एक्सिस जो इसका रिंग का आता है वही किसका आता है, हॉलो सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर, ठीक है? अब ये केस थोड़ा सा छोटू सा कॉम्प्लिकेटेड है बस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, डिस्क और रिंग में मैंने आपको अंतर बता दिया था। डिस्क क्या होती है हमारे पास, पूरी की पूरी सॉलिड होती है, गोल होती है, और उस दिन हमने काटी थी, आज पता नहीं कहाँ चली गई है, कहाँ रखी है, अब ये काट नहीं सकते ना बेटा उस शीशे को। हाँ चलो बस बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ तुम्हें, मैं दिख रहा हूँ चेहरे में, अच्छा गोली तो है ये भी, बेहतरीन। अच्छा तो ये जो शीशा आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसमें जो अभी आप इसे देख लो, मैं इधर देख लो, मैं मस्त दिख रहा हूँ, थैंक यू भाई। अच्छा बेटा ये शीशा गंदा हो रहा है, ये पीछे से है ही नहीं कुछ आगे से साफ, अरे मैं दिख जाता हूँ, मैं अपने आप को साफ दिखता हूँ, बाकी सब गंदा ही देखते हैं मेरे को। वापस आ जाता, सुन तो लो, कहने का मतलब क्या, डिस्क ये, यानी कि डिस्क में ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ बाहर से खाली और अंदर से भरा हुआ है, ऐसा तो नहीं है, एक मास यहाँ पर भी है, कुछ मास यहाँ पे भी, कुछ मास यहाँ पे भी, कुछ मास यहाँ पे भी, मास बढ़ता हुआ जा रहा है, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हो तो मास बढ़ता हुआ जा रहा है। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसमें से मैं एक छोटा सा ऐसे काट दूं ऐसे, तो क्या कट के बाहर आएगा, डिस्क, स्फीयर कट के बाहर आएगा। क्यों भैया? अरे यार एक सर्कल सर्कल बाहर बाहर आएगा, एक सर्कल बाहर आ जाएगा किसी भी पॉइंट से। मतलब क्या चाह रहा है कि एक आर डिस्टेंस पर आप काटेंगे, बहुत ही पतला सर्कल बाहर आएगा, समझ रहे हो कितना पतला, एक dr थिकनेस का एक सर्कल काट के बाहर, तो वो भी तो डिस्क की होगी। मत सुन तो ले, अभी उसका पार्ट होगा, अभी इसकी कहानी अलग हो जाएगी। क्यों अलग हो जाएगी, देखो कहानी तो यही थी कि आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क निकालना था। अब मैंने इसमें से क्या करा, एक सर्कल को आपके सामने बाहर लेके आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, भाई उसमें से काटा तो क्या काटूंगा मैं, एक सर्कल काटूंगा, समझ गया ना यार, एक डिस्क है,
काट दिया एक बीच में से, और ऐसे बहुत सारे सर्कल काटते जाऊंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगी, डिस्क। तो मैं एक सर्कल को काट के उसको इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से लेकर r तक, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। कहानी समझ पा रहे हो? हाँ अगर आप पहला सर्कल काटोगे हाँ, तब तो वो डिस्क निकलेगा, जब दूसरा सर्कल काटोगे तभी निकलेगा ना। नहीं, यार उसका बीच का वो बीच का पार्ट ही तो गायब होगा। तो फिर वो थिकनेस, मैं एक, यस उसने ये बोला कि सर अगर आप यहां से काटोगे तो ये वाला पार्ट तो गायब हो गया, है ना। अब जो यहाँ वाला पार्ट काटोगे बेटा पूरा, ये थोड़ी है कि अंदर का ये वाला, अब यहाँ से सोचो कि मैं इस पार्ट को अगर काट देता हूँ, यहाँ वाला, इस पार्ट को अगर मैं काट दूंगा ऐसे ऐसे काटूंगा तो पूरा का पूरा अंदर का पोर्शन आएगा तो सही। अरे तो अब बीच में clear हो अगर जाएगा। अगर ये बीच का खाली हो गया, ठीक है, अब अगर मैं इसको ये वाला पोर्शन काटूंगा अब तो वो तो ये वाला पोर्शन तो खाली हो गया, ये तो बच रहा है ये इसका। अब तुम ये मत सोचो कि हमारे पास जो है ये पूरा आएगा, ये मुझे चाहिए इसको जब काटने के बाद मैं तुम्हें दिखाता, अगर पेपर होता तो कट जाता, ये कटेगा नहीं। मेरे को चाहिए बिल्कुल थिकनेस, मतलब आएगा तो वो हमारे पास सर्कुलर और उसकी थिकनेस हो जाएगी छोटी सी। इमेजिन करना पड़ेगा तुम्हें कि हमने ऐसे काटा है जिसमें कि हमारे पास ये पोर्शन मैंने बाहर निकाला है, तो मेरे पास एक सर्कल आएगा जो कि बहुत पतली। आप एक पेपर को सर्कल बना लो और उसमें से 2 पेन से मतलब लगा के बीच से उसे काट के देखना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल टाइप में, और उसे काट के देख लेना, उसकी थिकनेस काफी पतली होगी, अंदर से बेशक खोखला हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो रिंग तो बनेगी। हाँ बन जाएगी, वरना बन जाएगी, मना कब कर रहे हैं, मना कब कर रहे हैं। तो ये हाँ रिंग आ जाएगी बाहर, बिल्कुल आ जाएगी, मना कब कर रहे हैं। डी आई इज इक्वल्स टू हमारे पास डी एम इंटू आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? छोटे से इसका जो मैं निकालूंगा, जो मैंने काटा है आर डिस्टेंस की दूरी पर पोर्शन, उसका डी आई कितना आ जाएगा, डी एम इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं डी आई करूंगा छोटे से पोर्शन को इंटीग्रेट करके, कहाँ से कहाँ तक कर दूंगा, 0 से लेकर 8, 0 यहाँ पे मानूंगा, ऐसे छोटे छोटे पोर्शन यहाँ से काटा, फिर यहाँ से काटा, फिर यहाँ से काटा, ऐसे काटते जाऊंगा तो कहाँ तक पहुँच जाएगा, पूरा आर रेडियस तक जाऊंगा लंबा पहुँच के, तो 0 से लेकर आर तक इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो आई की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, डी एम आर स्क्वायर, और 0 से लेकर आर तक। बट प्रॉब्लम अब यहाँ पर ये आ गई कि ये हमारे पास जो बॉडी है ये कैसी है, सॉलिड बॉडी है भैया, अंदर मास है, इस बार रिंग वाली कहानी नहीं कर सकते, और डीएम इस बार आएगा नहीं क्योंकि इस बार हमारे पास एरिया आ गया है बॉडी का, तो इसलिए सिग्मा का इंट्रोडक्शन होगा, लैम्डा की कहानी खत्म हो जाएगी। पूरी गलत है। नहीं नहीं सही है, अब करेंगे। एक्चुअल में इससे हम लोग क्या लेंगे, सिग्मा लेंगे, मास पर यूनिट एरिया, और अगर m बाय ए कांस्टेंट रहता है तो dm बाय dA भी हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। क्लियर है? तो अगर dm बाय dA हमारे पास कांस्टेंट रहेगा तो आपके पास dm की वैल्यू सिग्मा टाइम्स ऑफ dA हो जाएगी। अब इसका dA निकालोगे कैसे, इसको जानते हैं। इसका dA निकालने के लिए आप एक काम कीजिए, वो जो आपके पास एक स्ट्रिप आएगी छोटी सी पतली सी, उसको काट दो, इसको काट के खोल दो। तो अगर आपने इसको खोल दिया तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, स्ट्रेट वायर के फॉर्म, समझ रहे हो? रेक्टेंगुलर। हाँ, एक बिल्कुल रेक्टेंगुलर बन जाएगा। तो इसकी जो लेंथ है ये कितनी आ जाएगी, 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस तो लेंथ आ जाएगी उसकी, तो उसकी लेंथ तो हो गई 2 पाई आर। इसकी थिकनेस कितनी बोली थी मैंने, डी आर, तो ये वाली जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी इसकी, डी आर। तो ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर दोगे तो इसका एरिया आ जाएगा, तो 2 पाई आर इनटू डी आर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ए आ जाएगा। 2 पाई आर इनटू डी आर कर देंगे तो इसका डी ए आ जाएगा। सिग्मा की वैल्यू आपको पता है m बाय a है भाई, सिग्मा तो पूरी बॉडी का है ना, तो a तो यहाँ पे एरिया ऑफ पूरा सर्कल का आएगा, ठीक है। और ये हमारे पास एक छोटी सी रिंग काट के बाहर आई। अब 2 पाई आर डी आर तक यहाँ तक सारा क्लियर है। अब इस वैल्यू को पुट कर दो बस, dm की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा आपके पास, सिग्मा की वैल्यू आपके पास है, उसे ऐसे रहने देते हैं 2 पाई आर डॉट डी आर, i इज इक्वल्स टू dm r स्क्वायर पुट करेंगे तो dm की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 पाई आर डी आर सिग्मा। ये है इन्होंने dm की वैल्यू 2 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा, तो यहाँ पे पुट कर दिया हमने, और इंटू आर स्क्वायर, ये छोटा आर स्क्वायर है, ये ऐसे पता नहीं है कौन सा आर स्क्वायर रखा है। हाँ ये वाला कुछ, अरे दूसरे का है ना, क्या गलती करवा रहे। हाँ यहाँ से सही तो लिखा हुआ है, ये बता दिया करो ना सर, सही लिख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, देखिए जो जो कॉमन बाहर आ सकता है उसे बाहर ले लीजिए। 2 पाई मैंने बाहर ले लिया, सिग्मा को लिख दिया मास अपॉन में एरिया, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो सिग्मा को लिख दिया मैंने मास अपॉन एरिया, 2 पाई को बाहर कॉमन ले लिया है, बाकी अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर इंटू डी आर, तो आर क्यूब डॉट डी आर बचेगा अंदर, आर क्यूब डॉट डी आर का इंटीग्रेशन आर की पावर 4/4, तो
तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई m, पाई से पाई कटेगा, जो भी कटना है हमारे पास यहाँ से काट सकते हैं। देखो पाई से पाई कट गया, r स्क्वायर से r की पावर 4 कटेगा तो r की पावर 2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो I इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2। तो आपसे पूछा जाता है कि डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या आएगा हमारे पास mr स्क्वायर बाय 2। अब हमारे पास आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर, अब आप ऐसा समझिए कि इसमें ऐसे करते 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 और रख दीजिए, सारे सॉलिड हैं। अब वही कहानी जैसे इसमें कैसे आया था, एक बीच का पोर्शन काट दो, सिलेंडर बन जाएगा सॉलिड। वही हमारे पास एक डिस्क आ जाएगा, और डिस्क को अगर मैं रखता जाऊंगा तो मेरे पास सिलेंडर आ जाएगा। तो बेसिकली डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था उसी को इंटीग्रेट कर देंगे छोटे छोटे डीएम मास को, तो हमारे पास इसका मिल जाएगा सॉलिड सिलेंडर का। तो सॉलिड सिलेंडर का जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है बिल्कुल इसके इक्वल आता है जितना हमारे पास एक डिस्क का आता है। तो इसका कितना आएगा I इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2। ठीक है, सेम रिंग जैसा केस है। हाँ बिल्कुल, जैसा हॉलर भाई रिंग और हॉलो सिलेंडर का जैसा है, ऐसे डिस्क और सॉलिड सिलेंडर का। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? और वो सॉलिड है। हाँ जी, इतना ही अंतर है सर। और उसने क्लास में नहीं करवाया था। हाँ जी, नहीं उस दिन क्लास में ये कराया नहीं था। नहीं होने वाला था लेकिन हाँ होने वाला था पर नहीं हो पाया था। ठीक है, तो आज करा दिया है, इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जिन बच्चों को पिछला टॉपिक जो शिक्षक समझ नहीं आया था वो यहाँ देखो बना के लाया हूँ बड़ा सा। ये देखो, ये पहले कुछ ऐसे हुआ करता था, पूरा समझ गया सर? अब मैंने क्या किया कि इसमें से ये वाली रिंग काटी थी बेटा, एक एलिमेंटल रिंग जो काटी थी डिस्क वाली, जिसकी ये वाली, ये तो डिस्क बन गई। हाँ अंदर की हो गई ना, खाली है रिंग बन गई, रिंग बन गई। और इसकी थिकनेस ये वाली ले ली मैंने dr। अब ऐसी मैं इनफाइनाइट रिंग्स काटता जाऊंगा, एक एक काटी एक काटी एक काटी, तो मेरे पास पूरा डिस्क आ जाएगा। समझ रहे हो ना? तो dr जो रिंग थी, अब उसका मैंने एरिया निकाला था। एरिया कैसे निकाला मैंने? इसको यहाँ से खोल दिया और इसका बना दिया था मैंने स्ट्रेट वायर। अभी बन नहीं रहा, बात अलग है कि सर्कुलर है पूरा, बट इसका स्ट्रेट वायर बना दूंगा। और इसका स्ट्रेट वायर किसके इक्वल हो जाएगा? हाँ मतलब 2 पाई r इसकी लेंथ और इसका जो dr है थिकनेस इसकी dr। ठीक है, तो वहां से हमने यूज किया था। ठीक है, एक छोटू सा टॉपिक 2D का लास्ट टॉपिक, ट्रायंगुलर लेमाइना। हमारे पास कई सारे लेमाइना होते हैं। रेक्टेंगुलर लेमाइना का बिल्कुल सेम आता है जिस तरीके से ml स्क्वायर बाय 12 आया था ना, रेक्टेंगुलर लेमाइना का बिल्कुल परफेक्ट यही आता है। जैसे ये रेक्टेंगल बना दिया मैंने आपका, तो ये मान लो अगर ए साइड है ये साइड बी है, अगर ऐसे काट रहे हो तो परपेंडिकुलर ये वाली होगी। लेमाइना का मतलब क्या होता है? लेमाइना होता है प्लेन, बताया था पहले दिन। जैसे हमें काट दोगे हमें। हाँ तो ये वाला एक्सिस के अलोंग बी के तो कुछ नहीं आएगा, इसका जो आएगा हमारे पास ये वाला किसके आएगा? एम बी स्क्वायर बाय 12। और ये वाला काटेंगे तो हमारे पास एम ए स्क्वायर बाय 12। वो 12 हमने आपको बताया, यूनिफॉर्म रॉड वाले तो सिंपल केस इसमें से आ जाएगा, देखो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। वेल इसको अब मैं आपको ट्रायंगुलर लेमाइना सिंपल सी डेरिवेशन है, कुछ नहीं, छोटी मोटी सी बच्चों वाली बातें। एक ट्रायंगल है, यहाँ से मेरे पास उसकी हाइट h है। ठीक है, नीचे से y डिस्टेंस। अब क्या करूंगा ट्रायंगल का? वही स्ट्रिप काटूंगा, बहुत सारे स्ट्रिप काटते एक पॉइंट पे ऐसा जाऊंगा कि मेरे पास क्या आ जाएगा? पूरा ट्रायंगल आ जाएगा। समझ पा रहे हो? मैंने किसी एक l लेंथ पर y डिस्टेंस की दूरी पर एक l लेंथ की स्ट्रिप काट दी, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम कि जो लेंथ है हर बार वेरी कर रही है। तो इसमें हम लोगों को एक छोटी सी बेसिक 10th की मैथमेटिक्स काम आएगी, थेल्स थ्योरम वाली, वो भी हम लोग देखेंगे। बट कहानी वही है, पहले डी आई निकालेंगे। तो डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू वाई स्क्वायर, इस पोर्शन का मास डी एम इंटू वाई स्क्वायर। वाई डिस्टेंस पे हाइट पे है तो इसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से हमारे पास है, वाई ऊपर है, तो भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू वाई स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर है? अब यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगुलर लेमाइना यानी कि हमारे पास किसी 2D, तो 2D में हमारे पास लैम्डा तो आएगा, यहाँ आएगा सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? मास पर यूनिट एरिया। अब m बाय a का जो रेशियो हमेशा सेम रहेगा 2 dm बाय dA का, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप dm की वैल्यू क्या लिख सकते हो? सिग्मा डॉट dA। अब यहाँ पर dA कैसे निकालोगे? इस स्ट्रिप को बाहर निकाल दो। इस स्ट्रिप की लेंथ कितनी रखी थी? l। इस स्ट्रिप की थिकनेस कितनी रखी मैंने? dy। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दोगे, इसका एरिया आ जाएगा। तो l डॉट dy से आप लोगों ने इसका एरिया निकाल दिया, तो dm की वैल्यू आ गई सिग्मा इंटू l डॉट dy। यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो डी आई इज इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू डीएम की जगह सिग्मा डॉट एल डॉट डी वाई और इनटू वाई स्क्वायर। कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक सारा क्लियर है? अब आगे आ जाते हैं, डी आई का इंटीग्रेशन आई, सिग्मा बाहर निकाल लो,
इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, यहां से लेकर यहां तक ले जा रहा हूं, 0 से लेकर h तक, बेस हाइट से लेकर मैक्सिमम हाइट तक उसकी ट्रायंगल की। तो यहाँ पे हमारे पास होगी 0 से लेकर h हाइट तक। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास देखिए जो वैल्यू आई है, सिग्मा को तो बाहर ले लिया मैंने, ठीक है। अब ये dy डॉट वाई स्क्वायर डॉट dy का इंटीग्रेशन वाई क्यूब होता है, वाई क्यूब बाई 3, आई डू एग्री, बट मैं इसे ऐसे इंटीग्रेट कैसे कर दूं भैया, जब यहाँ पे l आ रहा है, l का क्या करूंगा, तो मैं l को इंटीग्रेट y के साथ नहीं कर सकता, यानी कि l को किसकी टर्म्स में लिखना पड़ेगा, y की टर्म्स में। वो हम लोग कैसे लिखेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम याद है, बीपीटी 10th क्लास की, है ना। वो क्या कहा करती थी हमसे कि इसका बेस और इसका बेस का रेशियो इज इक्वल टू इसके हाइट अपॉन इसके हाइट का रेशियो। दो ट्रायंगल अगर हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल है, और ये आपको दिख रहा है यहाँ पे दोनों ट्रायंगल हमारे पास, ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है, एक एंगल कॉमन हो गया, वैसे बीपीटी थ्योरम आती है ना, नहीं भी आती होगी तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, हाँ बीपीटी थोड़ी सिखाऊंगा यार यहाँ पे। तो मैं कहता हूँ इसका कि मेरे पास जो L अपॉन बी बराबर होगा h माइनस वाई अपॉन एच में, इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो इज इक्वल टू इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो। तो मैंने यहाँ पे ये कर रखा है L अपॉन बी इज इक्वल टू h माइनस वाई अपॉन एच, मैंने L को y की टर्म से लिख दिया, तो L इज इक्वल टू b बाय h इनटू h माइनस y, तो L इज इक्वल टू b बाय h इनटू h माइनस y y स्क्वायर डॉट dy। क्लियर है, यहाँ से अब h बाहर ले लूंगा, b बाहर ले लूंगा, तो सिग्मा इनटू b बाय h, और इंटीग्रेट कहां से कहां तक कर रहा हूं, 0 से h तक, किसको, h माइनस y इनटू y स्क्वायर डॉट dy को। अब यहाँ पर जो एरिया लिया गया है बेटा, सिग्मा कितना लिखा है, मास अपॉन एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट, 2 पहुंच जाएगा ऊपर, b से b उड़ गया, h इनटू h क्या हो जाएगा, h स्क्वायर, तो 2mh स्क्वायर। यहाँ पर देखिए क्या किया है, y क्यूब डॉट dy का इंटीग्रेशन y क्यूब बाई 3 हमारे पास आ जाएगा भाई, h को y स्क्वायर डॉट dy के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h y क्यूब बाई 3, और ये तो क्या आ जाएगा, y इनटू वाई स्क्वायर डॉट dy कितना आ गया, y की पावर 3 हो गया, तो y क्यूब बाई 3 करेंगे तो y की पावर 4/4 हो जाएगा, y क्यूब डॉट dy का इंटीग्रेशन y की पावर 4/4 हो गया ना, तो y की पावर 4/4 हो गया, 0 से लेकर h तक। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, y की जगह पर क्या आना है हमारे पास, h, ये ऑलरेडी एक h है, और इनटू h क्यूब कर देंगे तो h की पावर 4 आ जाएगा बाय 3 माइनस h की पावर 4/4, 3 और 4 का एलसीएम 12, 3 4 जा 12, 4 माइनस 3 कितना आ गया, 1h की पावर 4, 2mh स्क्वायर, h की पावर 4, इसको काटेंगे h 2 स्क्वायर से h2 आ गया यहाँ पे हमारे पास, 2 से हमारे पास आगे कट, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, m/6 h स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गए सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये थे हमारे पास 1D और 2D के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे किसका, 3D के, सॉलिड स्फीयर और इन सब के जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। सो आगे चलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर। देखो बेटा स्फीयर, अब हम लोग पहुंच गए हैं 3D ऑब्जेक्ट पर। अभी हमने 2D तक का करा था, अब 3D वाला ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास अगर ध्यान से देखते हैं तो एक हॉलो स्फीयर है। बेसिकली हॉलो स्फीयर क्या होता है, जिसका मास जो है वो कंसंट्रेटेड कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ उसके सरफेस पर, अंदर से तो खाली है पर पूरा जो सरफेस पे मास सारा वहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, अगर हम लोग उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर बोला गया है कि ठीक है आप एक काम कीजिए कि एक स्फीयर में एक पॉइंट ले लीजिए, कोई भी मास, उसको वहाँ से निकाल लीजिए dm। अब क्योंकि 3D है तो उसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पर। लेकिन स्फीयर की सरफेस पर है ना, स्फीयर की सरफेस पर है ना, तो इस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पे हो, कहीं से भी देखो वो सब रेडियस की पॉइंट पर है कि नहीं। तो इस वजह से वो x एक्सिस से हो या y एक्सिस से हो या z एक्सिस से हो, m r स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, चाहे x के लिए हो चाहे, क्योंकि r तो सेम ही रहने वाला है, चाहे वो x एक्सिस के लिए हो, चाहे वो y एक्सिस के लिए हो, चाहे वो z एक्सिस के लिए हो। समझ पा रहे हो? तो यानी कि आपके पास एक हॉलो स्फीयर के लिए ix, iy और iz क्या रहेगा हमारे पास, सेम रहेगा, क्योंकि m r स्क्वायर और m r स्क्वायर आएगा। अब मैंने क्या करा, एक छोटा सा पॉइंट उठाया dm, और किसी पॉइंट पे से कोऑर्डिनेट मैंने कह दिया x, y और z, x, y और z इस dm मास का कोऑर्डिनेट है, क्योंकि अब 3D की चीज़ें आ गई हैं। बस जब हमने सेंटर ऑफ मास निकालता पहले 2D के लिए तो हम लोग x और y एक्सिस पे लिखा करते थे, लेकिन अब 3D के लिए आया तो हमारे पास 3 एक्सिस आ गई, x, y, z, एक z एक्स्ट्रा आ गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस के अलोंग जो रहेगा वो di मानेंगे, छोटा सा एलिमेंट भाई, इसका x एक्सिस के अलोंग क्या होगा, di, i इज इक्वल टू क्या होता है, m r स्क्वायर। बट यहाँ पे r स्क्वायर कैसे आएगा, इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो ये मान के चलो x प्लेन, ये y प्लेन, ये z प्लेन, पार्टिकल तुम्हारे पास में यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस पार्टिकल का
एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो बेसिकली यहाँ से यहाँ पकड़ लो और यहाँ से यहाँ जोड़ दो, ये वाली डिस्टेंस तुम्हारे पास आ जाएगी। समझ पा रहे हो? 3D है ना? अरे भाई ऐसे समझो, ये है और तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ये कहाँ एक्स वाई पे लाई कर रहे हैं? तीनों के बीच में लाई। तीनों के बीच में एक्स वाई जेड पे। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस आप कैसे निकालोगे? ये वाली होगी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस तो ये वाली होगी ना, और ये वाली डिस्टेंस आएगी, ये एक्स की टर्म्स में तो आएगी नहीं, वाई और जेड की टर्म्स में आएगी। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि 3D समझ गए ना? एक सर्कुलर है और उसके बाद बाहर हमारे पास इस जगह पर किसी कोऑर्डिनेट को आप लोग निकाल रहे हो, तो आपके पास कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? I इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ r स्क्वायर। तो रूट जो लगा हुआ है मैं हटा देता हूँ, तो अलोंग x एक्सिस हमारे पास कितना हो जाएगा? y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो सिमिलरली अलोंग y एक्सिस क्या हो जाएगा? y हट जाएगा, बाकी तो कंपोनेंट बच जाएंगे x और z। जेड में एक्स वाई, z में x और y आ जाएगा। तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एक्सिस के अलोंग क्या आ जाएगा? dm r स्क्वायर। I इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर होता है, और छोटी सी बॉडी के लिए dm इनटू r स्क्वायर। y एक्सिस के लिए dm इनटू y स्क्वायर, यहाँ पे y स्क्वायर की वैल्यू है, z स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। समझ गए कहानी को? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम लोग इसको ऐड कर देते हैं dix dy dz को। तो इन सबको ऐड करूंगा तो dix iy iz इज इक्वल्स टू, देखो dm y स्क्वायर प्लस dm z स्क्वायर, dm x स्क्वायर प्लस dm z स्क्वायर, dm x स्क्वायर प्लस dm y स्क्वायर। दो बार dm dx स्क्वायर आया है, दो बार dm y स्क्वायर आया है, दो बार dm z स्क्वायर आया है। तो 2 कॉमन ले लिया dm के साथ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब भैया जब बड़ा वाला भाई इक्वल है ix iy iz, तो छोटे वाले भाई भी इक्वल होंगे dix dy dz। जब पूरा ये x iy iz इक्वल है, तीनों कोऑर्डिनेट इक्वल है, तो dix dy z तीनों इक्वल होंगे। मैंने कहा कि तीनों इक्वल करके di के इक्वल रख देता हूँ। जब हमने ऐड करा तो i di हो जाएगा, ये 3di हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ dm x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ये x स्क्वायर था, y स्क्वायर था, z स्क्वायर था। इसका कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा? ये अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो x i के प्लस y j के प्लस z k निकलेगा, और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। समझ में आया? तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट ये दे रखा है, लेकिन ये रूट, ये तो अंडर रूट में आएगा, लेकिन हमारे पास वैल्यू कैसे है? रूट खोल के आई है ना, इसका मतलब r का स्क्वायर आया है। भाई अगर यहाँ पे वैल्यू ऐसे आती है रूट में, तो यहाँ पे क्या आता? सिंपल हमारे पास क्या आता? r आता, क्योंकि हमारे पास r की वैल्यू आएगी ना बेटा, यहाँ से r की वैल्यू ये आएगी, लेकिन r स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? इसका रूट हट जाएगा। इसलिए मैंने इसे क्या लिख दिया है? x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर की जगह r स्क्वायर लिख दिया है। अब आप इंटीग्रेट कर देंगे, 3 बाहर आ जाएगा, डी का इंटीग्रेशन i, 2/3 बाहर आ जाएगा, dm का इंटीग्रेशन m। तो i इज इक्वल्स टू 2/3 m r स्क्वायर। तो यानी कि किसी भी एक हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट सेंटर ऑफ मास कितना आता है? 2/3 m r स्क्वायर। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? अब लेते हैं हम लोग एक सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं? एक सॉलिड स्फीयर है, अब मैं ये कहानी कर रहा हूँ कि अगर इसे ऐसे काट दूंगा तो ये हॉलो स्फीयर आ जाएगा मेरे पास बाहर। क्या आ जाएगा? हॉलो स्फीयर। तो एक स्मॉल हॉलो स्फीयर काटा मैंने r डिस्टेंस की दूरी पर। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? छोटा सा di इज इक्वल्स टू 2/3 dm r स्क्वायर। अभी तो निकाल के दिखाया है तुम्हें भैया, छोटा सा काट रहा हूँ तो मेरे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? di इज इक्वल्स टू 2/3 dm r स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब क्योंकि ये सॉलिड बॉडी होगी, सॉलिड स्फीयर है ना, अर्थ कैसी है? सॉलिड स्फीयर है, तो वो सॉलिड है, तो उसमें हमारे पास क्या आएगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसकी डेंसिटी आएगी मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? देखो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब, तो m/4/3 पाई r क्यूब, 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये आ गया 3m/4 पाई r क्यूब। तो m/v का वैल्यू, और जो रो है अगर वो m/v के लिए कांस्टेंट है तो dm/dv के लिए भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से हमारे पास dm की वैल्यू क्या हो जाएगी? रो डॉट dv। फिर वही कहानी जो हम पिछली बार करते हैं, dm की जगह पर हम लोग क्या डाल देंगे? रो डॉट dv। और dv की वैल्यू क्या है दी इस बार?
तो इस बार हम लोग कहेंगे वॉल्यूम होता है सर हमारे पास एरिया इंटू हाइट। सर लेकिन वो पाई आर क्यूब में 3/4 पाई आर क्यूब होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब है ना, हाँ, ठीक है। 3 ऊपर पहुंच गया बेटा। ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है एरिया इंटू हाइट। एरिया क्या आएगा हमारे पास इसका 4 पाई ऑफ छोटा आर स्क्वायर इंटू इसकी हाइट कितनी है हमारे पास, इसको खोल दो ना, ऐसे खुल जाएगा ये। समझ गए कहानी को? एरिया इसका कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट कितना करोगे डी आर। तो हमारे पास कितना आ गया 4 पाई आर स्क्वायर डॉट डी आर। तो डीएम की वैल्यू जो आपके पहले डीएम की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी वॉल्यूम इंटू रो, यही तो निकाली थी हमने, वॉल्यूम इंटू रो। डीवी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी, इंटू रो कर देंगे तो हमारे पास डीएम आ जाएगा। अब इस डीएम को हमें पुट करना होगा इस वाले फॉर्मूले में। तो डी आई इज इक्वल टू 2/3, डीएम की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू सिग्मा। तो ये तो यहाँ तक हो गया डीएम की वैल्यू इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, आगे आ जाइए, इंटीग्रेट कर दीजिए। डी आई का इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो जाएगा आई, यहाँ से क्या क्या चीज कॉमन ले सकते हैं ये देख लो आप। 2/3 बाहर आ जाएगा, 4 पाई बाहर आ जाएगा, रो बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर आर की पावर 4 डॉट डी आर को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास रो की वैल्यू मैंने निकाल के दिखाई दी, रो की वैल्यू पुट कर दी 2/3 4 पाई, रो की वैल्यू हमारे पास कितना है बेटा 3m/4 पाई आर क्यूब, आर की पावर 4 डॉट डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आर की पावर 5/5, और इसे 0 से लेकर r तक इंटीग्रेट कर दूंगा। तो बेसिकली समझ रहे हो, ऐसे छोटे छोटे पार्ट निकालते जाऊंगा तो मैंने ये चीज तुम्हें समझाई थी। तो हमारे पास एक पूरा क्या बन जाएगा, इसका सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। तो इसकी लिमिट कहाँ से लगाऊंगा 0 से लेकर बड़े r तक। तो 0 से लेकर बड़े r तक मैंने इसे इंटीग्रेट कर दिया, तो मेरे पास वैल्यू कट के यहाँ पे काटा पीटी कर देखो, r की पावर 5/5 आ गया, तो 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr²। अब मुझे बताइए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, वो हॉलो का ज्यादा होता है सॉलिड का ज्यादा होता है? नारायण को ध्यान से देखो, 2/3 जो है वो बड़ा है, 2/5 छोटा है। सॉलिड दिख गया सॉलिड। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉलिड जो बॉडी है वो हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सॉलिड बॉडी कुछ ऐसी है ना कि अगर ये बॉडी है तो कुछ मास पहले यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, ऐसे मास पूरा बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। सॉलिड बॉडी है ना तो बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। लेकिन एक हॉलो बॉडी का मास एक ही जगह पर कंसंट्रेटेड है, वही सिर्फ और सिर्फ उसकी सरफेस पर, अंदर तो पूरा हॉलो है, इसलिए उसका सेंटर ऑफ मास है वो क्या रहता है ज़्यादा रहता है, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है उसका ज़्यादा रहता है। समझ में आया? तो ये वही है जो आईआईटी वाले क्वेश्चन करेंगे वो तो कर ले भैया इसको तरीके से याद, बाकी जो नीट वाले हैं वो सिर्फ फॉर्मूला रख के काम चला सकते हैं। डेरिवेशन आती है आईआईटी में? हाँ नहीं, डेरिवेशन में आईआईटी में नहीं आती, आईआईटी में बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन दे देगा तुम्हें ऐसे, इस वाली इक्वेशन से उठा के दे देगा, बीच की इक्वेशन से कि भैया उसका जो है रो, मैंने आपको कराया था अगर आपको याद हो तो ऐसा क्वेश्चन, आपने बोला था कि लैम्डा वाला क्वेश्चन जो कराया था मैंने, 1/4 है ना? हाँ जी, तो जो लैम्डा वाला क्वेश्चन कराया था वही तो था, उसमें वॉल्यूम वाली थी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों से पूछ जाती है। इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन जो हमने देखा था उसमें ये होता है कि अगर सुन लो, जैसे टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल्स टू हमारे पास i टाइम्स ऑफ ओमेगा होता है, t इज इक्वल्स टू क्या होता है i ओमेगा। ठीक है, और i हमारे पास जो वैल्यू आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या होता है mr², लेकिन हर एक बॉडी के लिए अलग अलग होता है। तो एक छोटा मोटा क्वेश्चन जो आता है हमारे पास ये आता है कि एक अर्थ है उसका रेडियस r ले लेते हैं, उसका रेडियस r ले लेते हैं, और जब वो घूम रही थी लेट से उसका जो रेडियस है वो 1/4 श्रिंक हो रहा है। जो रेडियस है वो आपके पास कितना हो रहा है r/4 हो रहा है, बट उसके मास में कोई चेंज नहीं आ रहा। क्या बोला है? मास रिमेन्स अनचेंज, मास में उसके कोई चेंज नहीं आया है। अगर मास अनचेंज है और उसका रेडियस आप लोगों के पास क्या हो रहा है? श्रिंक हो रहा है r/4 से, तो बताइए जो नया वाला टाइम होगा, जो नया वाला टाइम पीरियड आएगा वो कितना आएगा? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में यही दोनों चीजें को इस्तेमाल करना होता है जोड़ तोड़ के। t इज इक्वल्स टू आई ओमेगा मैंने आपको बताया, एक छोटा सा फॉर्मूला भी कहाँ से आया इसको देखेंगे। ठीक है, अभी आगे चलेंगे तो हम लोग देख लेंगे। वैसे ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी आपको अब समझ में आ जाना चाहिए, वैसे कोई नहीं, आगे हम लोग देखेंगे। t इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। पहली बात तो अर्थ के लिए केस समझेंगे, तो अर्थ कैसी स्फीयर है? हॉलो या सॉलिड? सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर तो स्काई कितना लूंगा मैं
2/5 m² तो केस 1 जब हमारे पास नॉर्मल वाला केस था तो उसका टाइम पीरियड रहा होगा t = आई की जगह क्या लिख देता हूं मैं 2/5 m² 2/5 m × r²। आर स्क्वायर तो वो r² तभी वेरी करेगा बट ये पहले वाले केस के लिए ले रहा हूं बेटा, है ना। और ओमेगा जो है मेरे पास ये सेम ही रहेगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ये आ गया केस 1। केस 2 में हमारे पास मास सेम है लेकिन रेडियस जो चेंज हो रही है वो r/4 से हो रही है, तो t डैश की वैल्यू आज जो डालेंगे भाई, अब भी अर्थ की कहानी है तो जो इनर्शिया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अर्थ ही लेना पड़ेगा, सॉलिड स्फीयर का लेना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2/5 m, मास रिमेन्स अनचेंज लेकिन रेडियस कितना चेंज हो रहा था 1/4 यानी कि r/4 का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर तो मैं इसे कर सकता हूं r²/16 इनटू ओमेगा। एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा मेरे पास t/t डैश इज इक्वल्स टू m से m गया 16 ऊपर पहुंच जाएगा, बाकी सब कट जाएगा। t/t डैश इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब t डैश जो आ जाएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा t/16। अब टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का कितना होता है 24 घंटे, 24 घंटे होता है। तो t डैश कितना आ जाएगा 24/16 यानी कि 1.5 आवर, 90 मिनट का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों से छोटे मोटे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, लेकिन वही है जब आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा इसमें। हाँ ये कॉन्सेप्ट आज वाला था, हाँ जी बेटा कोई डाउट? तो कुल मिला के कहानी ये है कि अगर आपको पता है ये कहानी 2/5 m² तो आप डायरेक्टली लगा दोगे इसे, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं यहीं पे अगर रो वाला क्वेश्चन दे दूंगा जिसमें रो वेरी करेगा, जो हम लोग प्रैक्टिस सेशन में करेंगे, तो फिर कहानी जो है चेंज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि फिर उसमें हमें रो के साथ वेरी करना पड़ेगा। और मैं आपको बताया था कि रो को कब बाहर लेते हैं कब बाहर नहीं लेते। जैसे इन केस में रो अगर फिक्स है किसी बॉडी का तो आप रो बाहर लेके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर रो कह देगी रो 1+x के साथ वेरी कर रहा है 1+2x के साथ कर रहा है तो उससे हम लोग हाँ पहले r की टर्म से कन्वर्ट करना पड़ेगा और चेंज करके तब जाके हमारे पास काम चलेगा, ठीक है, वरना क्वेश्चन नहीं होगा। समझ में आ गया ये, कोई डाउट तो नहीं है? आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक और 3D फिगर जो आपका हॉलोकोन है, वही हैप्पी बर्थडे टू यू, हाँ हैप्पी बर्थडे टू यू वाला जो कोन आप पहनते हैं, लेक्चर में आया था। हाँ जो सबसे पहले वाले लेक्चर में आया था, पता नहीं कहाँ खो गया है, दिख नहीं रहा। तो जो आपका हॉलो कोन है अंदर से क्या है खाली है और वेट कहाँ है उसका पूरा सरफेस पर। तो कुल मिला के कहानी जो है सारी हमारे पास इसके सरफेस पर है, राइट। अब अंदर से हॉलो है, मैं क्या कर रहा हूँ उसके एक पार्ट को काट रहा हूँ, कहानी वही करनी है, कहीं से भी काट लो, कहीं से भी काट लो, काटना ही है, ठीक है। तो कुल मिला के कहानी क्या है, कहीं से भी काटोगे कोई सही पार्ट काट लो। तो भाई जब आप इसे काटोगे तो ये स्मॉल पार्ट किसकी तरह बिहेव करेगी पता है, रिंग की तरह। खुद सोचो ना, अंदर से हॉलो बाहर एक रिंग की तरह आगे कहानी, है ना। अब ऐसे रिंग को अगर आप बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे और ऊपर डालते जाओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक पूरा हॉलो कोन बन जाएगा। तो कुल मिला के अगर मैं रिंग का इंटीग्रेशन कर देता हूँ 0 से लेकर और L तक तो मेरे पास कहानी आ जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये तो हम लोग कर रहे हैं इतनी देर से, ठीक है ठीक है। रिंग का हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ करता था mr², सिंपल mr²। तो इस रिंग का, छोटी सी रिंग का जिसका एलिमेंटल मास मैंने dm दिया है और इसकी जो हमारे पास विड्थ है, रिंग की साइड वाली जो विड्थ है वो हमारे पास कितनी है dx, वो कितनी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया di = dmr²। समझ पा रहे हैं? और r क्या है, यहां से यहां तक की पूरी डिस्टेंस, इतना क्लियर है। अब ये बॉडी कैसी है मेरे पास 2D, वैसे 3D है पर अभी तो एरिया ले रहा हूँ, इसे कंसीडर कर रहा हूँ। तो एरिया के लिए मैं रो तो लूंगा नहीं, क्या लूंगा सिग्मा। सिग्मा क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया। अब एरिया ऑफ अ कोन, हॉलो कोन πrl होता है। क्लास 10th या 9th में वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया करते हैं, स्लैंटाइड प्लांटाइड के क्वेश्चन करते हो तो पता नहीं भैया करते हो या नहीं करते ढंग से, क्योंकि L की वैल्यू फिर आपके पास √r² + h² निकालते होगे, जहां तक मुझे याद है। हालांकि मैथ्स में छूता नहीं पर फिर भी निकालते तो होगे ना, πrl और L = √r² + h², इफ आई एम नॉट रॉन्ग। गलत हो तो बाद में बता देना। वेल तो m/a πrl आ गया। अब जो m/a की वैल्यू आएगी वही dm/da की भी आएगी, ये तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि dm/da भी कांस्टेंट ही रहना है हमेशा।
तो कुल मिला के dm की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा टाइम्स ऑफ dA। तो dA की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 पाई r एरिया। एरिया कैसे निकालोगे भाई, इसको ऐसे खोल दो और इसकी विड्थ कितनी है dx और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी सर्कमफेरेंस। भैया आप रिंग को खोलोगे तो 2 पाई r हो गई और इनटू उसकी l इनटू v तो करना है एरिया निकालने के लिए। तो dA के लिए हमने क्या किया 2 पाई r इनटू dx। तो ये हमारे पास dA आ गया। तो dm की वैल्यू सिग्मा डॉट dA आ जाएगी। तो di इज इक्वल्स टू dm की जगह मैंने क्या डाल दिया, सिग्मा डॉट dA। ये तो हो गया हमारे पास इसका di का dm की वैल्यू और r स्क्वायर पे एज इट इज लिख दिया। तो di इज इक्वल टू dm डॉट r स्क्वायर हो गया। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब हम लोग को क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इससे जो चीज कॉमन आ सकती है उसे बाहर ले लो। 2 पाई सिग्मा आपने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा r स्क्वायर डॉट r इनटू dx। तो r क्यूब डॉट dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देना 0 से लेकर l तक। यहाँ से यहाँ पे सारी चीज क्लियर हो जाएगी, लेकिन फंस गए। r और x इंटीग्रेट नहीं हो सकते, x x हो सकता है, r r हो सकता है। तो आपको इस r को चेंज करना पड़ेगा अगेन x की टर्म्स में। और अगर 10th क्लास की बीपीटी नहीं पढ़ी होगी तो आप फंस जाओगे। 10th क्लास काम आ रही है ना, स्लांट हाइट भी काम आ रहा है, बीपीटी भी काम आ रहा है। तो बेटा इन दो ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगा दो प्रॉपर्टी, ठीक है। हाँ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अच्छा, शकल भी देख रहे हो, अभी 10वीं पास करके आए हो कुछ दिनों पहले। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो इज इक्वल टू इसका रेशियो अपॉन में इसका रेशियो। एक पढ़ते थे भाई r अपॉन r इज इक्वल टू x बाय l। हाँ भाई हाँ, समझ में आया। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी छोटे r की इन टर्म्स ऑफ x r बाय l इनटू x। तो जहां पे भी आपके पास छोटा r था इस जगह पर आप क्या लिख देंगे r इनटू x बाय l। और इसको इंटीग्रेट करके आया था हमारे पास r क्यूब। तो r क्यूब l क्यूब x क्यूब डॉट dx। r क्यूब और l क्यूब बाहर आ जाएंगे। सिग्मा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास बेटा, m बाय a m बाय पाई r l। कहां गई, ऊपर है। समझ गए ना कहानी, ये रही m बाय पाई r l। तो m बाय पाई r l r क्यूब बाय l क्यूब बाहर आ गया, अंदर बचेगा x क्यूब डॉट dx का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा x की पावर 4 बाय 4। ठीक है, r क्यूब से r कट जाएगा तो ये बचेगा r स्क्वायर, पाई से पाई गया ये बचेगा l की पावर 4। इसको मैंने x इंटीग्रेट कर दिया, वैल्यू पुट करी तो x की पावर 4 की जगह क्या आ जाएगा l की पावर 4। यहाँ पे आ गया l की पावर 4 से 4 गायब, इससे ये गायब, तो हमारे पास क्या आ गया mr स्क्वायर बाय 2। तो हॉलो कोन का हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका mr स्क्वायर बाय 2। ठीक है, लास्ट टॉपिक इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, क्योंकि इसके बाद आपके पास सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और उसके बाद मैं आपको जो एक फॉर्मूला चार्ट दे दूंगा जिसमें सारी इतनी याद रख सकते हो, रख लेना। अलॉन्ग इस एक्सिस के, इस एक्सिस के भी हम लोग इसके बाद थ्योरी करेंगे ना, वो है आपके पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, उसमें वो काफ़ी काम की। ठीक है, तो किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग कैसे निकालेंगे वो उससे समझ में आ जाएगा। तो यह आज का जो है लास्ट टॉपिक रहेगा, मतलब इसके बाद जितनी डेरिवेशन है वो मैं आपको दे दूंगा, फायदा नहीं है। ऐसे डेरिवेशन तो बहुत है, रेक्टेंगुलर लंबाई की करा दो, फिर स्क्वायर लंबाई की करा दो, फिर इसके एक्सिस के अलॉन्ग करा दो, तो बहुत सारे डेरिवेशन है। ठीक है, नहीं होंगी बेटा, नहीं कराएंगे, टाइम बहुत अच्छी एक है। सवाल, हाँ जी, क्विज में क्या इसके भी डेरिवेशन? क्विज में इसकी डेरिवेशन नहीं आएगी। स्कूल लेवल का होगा। हाँ, क्विज स्कूल लेवल का ही होगा। अच्छा, आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड कोन। सॉलिड कोन मतलब कैसा है इस बार, याद करो, तरबूज खाया था तुम लोगों ने, याद है जब तरबूज काटा था? खाया मैंने, मैंने मिला था। खिला देंगे, गर्मी आने दो, अभी तो सर्दी का मौसम आ गया, गर्मी आएगी तब खिलाएंगे। अभी ठंडे पिज्जा खा लेते हैं। मैं पानी ठंडे पिज्जा खा लेते हैं। बेटा कौन सा पिज्जा खाएगी बेटा? चीज वाला। यही पता है, नाम बता देगा अच्छे से। मोमोज खिला दो पनीर वाले। वो कहाँ से कौन आएगा, समझा? सॉलिड कौन है? बोल देना की बात होगी क्या? कमाल वाले बात उसने अच्छी बोली थी। एक पार्ट हमारे पे निकालूंगा, सॉलिड कौन है? मोमो पिज्जा खा लेंगे, पिज्जा हट में मिलता है। अभी बाद में देखते हैं, पहले ना, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा अगर किसी ने करा फिर मंगा देंगे उसके लिए, उसके लिए। हाँ उसके लिए हाँ, और क्या, जल्दी दो क्वेश्चन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन, ही बैठ जाएगा 2 मिनट में, जितनी गर्मी है सारी निकल जानी है, होना है नहीं। चलिए, सॉलिड कोन के लिए आप देखो कहानी क्या होगी आपके पास, यही कहानी है। सॉलिड कोन, बीच से एक पोर्शन काट दो। अब अंदर से क्या था इस बार, ये सॉलिड, तो अगर आपने एक पोर्शन काटा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा इस बार, डिस्क की तरह। पूरा कट के आएगा नहीं, तो सॉलिड मास कट के बाहर आ रहा है आपके पास,
तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, डिस्क की तरह। तो इसका फिर वही कहानी कि भैया इस डिस्क का रेडियस r, dx, dm मास पे अगर आप काटोगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का कितना होता है, mr²/2। तो छोटे से का कितना आ जाएगा, dmr²/2। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, रो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और मास अपॉन वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dm/dv भी कांस्टेंट होगा। अब dv की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, πr²h πr² इनटू dx। तो आप समझ ही गए होंगे πr² इसका एरिया इनटू h जो है आपके पास इसकी dx हाइट, तो हमारे पास dv की वैल्यू आ गई। अब dm की वैल्यू क्या होती है, रो डॉट dv, तो रो डॉट dv, तो dv की वैल्यू क्या आई है, πr².dx। इंटीग्रेट कर दीजिए इस वैल्यू को, πr².dx रो डॉट r², समझ गया, dm की वैल्यू मैंने डाली डॉट r²/2, di का इंटीग्रेशन i आ गया। यहां से क्या क्या चीज कॉमन आ सकती है, पाई कॉमन आ सकता है, सिग्मा कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है। r² और r² की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, r⁴.dx, बट अगेन से वही कहानी, r और dx इंटीग्रेट नहीं हो सकते तो r को किसकी टर्म से लिखना पड़ेगा हमें, x की टर्म से। तो यहाँ पे भी वही है। अच्छा इस बार क्या आएगा आपके पास, r/r इज इक्वल्स टू x/h आएगा, l नहीं आएगा। क्यों का रीजन अभी देखते हैं थोड़ी देर में, अभी बताऊंगा बस, जैसे डेरिवेशन बताऊंगा कि क्यों का रीजन बताऊंगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी छोटे r की, वो r × x/h आ जाएगी। समझ गए कहानी को। इस r की जगह पर आप क्या कर दीजिएगा, आप rx/h, तो आपके पास ये जो वैल्यू आई है इस जगह पर क्या रखेंगे, r⁴ x⁴ इसको बाहर ले लीजिएगा, और जो आपके पास रो की वैल्यू थी इसकी वैल्यू मैंने डाल दी है। रो की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है, 1/3 πr²। तो यहाँ से आया 1/3 करा है मैंने इसे। रो की जगह क्या किया है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम किया है ना बेटा, तो रो की जगह पर किया है मैंने m/v। v कितना होता है, 1/3 πr²h, ये वाला 3 ऊपर पहुंच जाएगा 3m/πr²h। तो 3m/πr² ये आ गया, π/2 हमने पहले से कॉमन ले रखा था, π/2 इनटू रो वाला, ठीक है। r⁴ की वैल्यू ये रही, डॉट dx ये रहा। यहां से r⁴ h⁴ बाहर आ जाएगा, x⁴ और dx का इंटीग्रेशन x⁵/5। तो x⁵5/5 को 0 से लेकर h तक जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या पहुंच जाएगा, h⁵5। h⁴ इनटू h करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, h⁵5 से 5 गया, 3mr²/2 × 5 कितना आ जाएगा, 3/10 mr²। तो किसी एक हमारे पास सॉलिड कोन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो कितना आता है, 3/10 mr²। ठीक है, इतना नोट कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्या क्या क्या, हाँ दैट्स ऑल फॉर टुडे नहीं हुआ, ये सही बोला इसने कि सर ये जो h है ये क्या हुआ, h का ये हुआ बेटा, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे कोण लिया गया था, ये कैसा कोण लिया गया है बेटा हमने, सॉलिड कोण, और यहाँ पे क्या लिया गया है, हॉलो कोण। तो हॉलो कोण के बीच में तो कुछ है ही नहीं, क्या करोगे, झांक के देख लो, कुछ भी नहीं मिलेगा कहीं भी जाओगे, तो उसको लेके कोई फायदा नहीं है ना उस डिस्टेंस को लेकर, उस डिस्टेंस के अलावा आपको कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, हाँ ये भी कोण का ही हो गया एक टाइप से, हॉलो कोण ही हो गया नीचे से अगर आप बेस लगा देंगे तो। ठीक है, समझिए कहानी को। तो इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, स्लांट हाइट लेते हैं। लेकिन अगर आप सॉलिड कोण को लोगे तो बीच में कुछ है ना, पूरा सॉलिड है, तो इसलिए इस बार हम लोग उसे क्या लेंगे, हाइट लेते हैं, परपेंडिकुलर हाइट लेते। तो इसलिए आपके पास जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है कितना, 3/10 mr²। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।